देंगे श्रीमद् भागवत गीता के श्लोक। सीएम धामी के निर्देश पर शिक्षा विभाग ने जारी किया आदेश। अब प्रार्थना सभा में गूंजेगा गीता का ज्ञान। सीएम धामी की सुरक्षा में चूक के मामले में 3 कर्मचारी सस्पेंड, वाहन चालक को भी किया गया निलंबित। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में भ्रमण के दौरान हुई थी चूक। सार्वजनिक स्थानों पर कूड़ा डाल रहे लोग, नगर निगम ने की अपील, साफ सफाई में सहयोग करें, सार्वजनिक जगहों पर कूड़ा डालना बंद करें। देहरादून में नशे के खिलाफ चला अभियान। एसएसपी ने ग्राउंड जीरो पर जाकर चलाया अभियान। मद्रासी कॉलोनी ब्रह्मपुरी में भी चला विशेष अभियान। नमस्कार, हिंदी खबर देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पंकज यादव। शुरुआत करते हैं जहां पर उत्तराखंड में शिक्षा संघ आध्यात्मिक पहल, स्कूलों में गूंजेंगे श्रीमद् भागवत गीता के श्लोक। जहां पर सुबह प्रार्थना के साथ में सुनाई देंगे गीता के श्लोक। शिक्षा विभाग में आदेश भी जारी किए गए हैं। सीएम पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर ये आदेश जारी किए गए हैं, यानी कि अब स्कूलों में प्रार्थना के साथ ही सुनाई देंगे गीता के श्लोक। शिक्षा विभाग ने ये आदेश शिक्षा विभाग जारी कर दिए गए हैं। सीएम पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर जारी हुए हैं ये आदेश। तो छात्रों को बताए जाएंगे श्लोक का अर्थ। इसी के साथ आपको बता दें कि स्कूलों में शुरू हुए श्रीमद् भागवत गीता के श्लोक, और इसे लेकर कुल मिलाकर अगर बात करें तो सीएम पुष्कर सिंह धामी की तरफ से आदेश दिया गया था और आदेश का अब पालन। ऐसे में स्कूलों में गूंजेंगे श्रीमद् भागवत गीता के श्लोक। सुबह प्रार्थना के साथ में सुनाई देंगे गीता के श्लोक। और साथ ही शिक्षा विभाग में आदेश भी इस दौरान जारी किया है, जहां पर सीएम धामी के निर्देश पर जारी किया गया आदेश। तो ऐसे में शिक्षा विभाग ने भी अब फिलहाल स्कूलों को आदेश दे दिए हैं। अब छात्रों को इन श्लोकों के अर्थ भी बताए जाएंगे। और ऐसे में देखिए एक नई पहल, जहां पर उत्तराखंड में शिक्षा विभाग की अगर बात करें तो अब शिक्षा के संग आध्यात्मिक की भी पहल यहां पर स्कूलों में गूंजेंगे श्रीमद् भागवत गीता के श्लोक। सुबह प्रार्थना के साथ में सुनाई देंगे गीता के श्लोक। शिक्षा विभाग के आदेश भी इस दौरान दिए गए थे। अब शिक्षा विभाग ने स्कूलों को भी आदेश दिए हैं कि आखिरकार जब सुबह प्रार्थना होगी और उसी के साथ में श्रीमद् भागवत गीता के श्लोक भी सुनाई देंगे। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारी सहयोगी शुभांगी भट्ट हमारे साथ में लाइव जुड़ चुके हैं। शुभांगी, देखिए क्योंकि जिस तरीके से अगर स्कूलों में बात करें प्रार्थना होती है, उसके बाद अब क्योंकि गीता के श्लोक भी इस दौरान सुनाई देंगे और ऐसे में बच्चों को आध्यात्म की भी तरफ पूरी जानकारी उन्हें देते हुए, और ऐसे में आखिरकार क्योंकि किस तरीके से सनातन संस्कृति से जुड़े रहना है, इसको लेकर भी मुख्यमंत्री की पहल। बिल्कुल, देखिए धामी सरकार ने इससे पहले भी कहीं ना कहीं आदेश दिया था कि स्कूलों के अंदर अध्यात्म से बच्चों को जुड़वाना, उनका जुड़ाव रखना एक बहुत महत्वपूर्ण है। और ऐसे में इस बार फिर से एक बार आदेश जारी किया गया कि जब प्रार्थना बच्चों की होती है तो उसके बाद उन्हें भगवत गीता पढ़ाई जाएगी, उन्हें उसके श्लोक पढ़ाए जाएंगे और सिर्फ पढ़ाई नहीं जाएंगे बल्कि उन श्लोक का अर्थ समझाया जाएगा और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी उन्हें तमाम श्लोक जो है वो समझाए जाएंगे। क्योंकि प्रार्थना जब होती है उसके बाद जो अन्य उनका पाठ्यक्रम है, इसके साथ साथ मुख्यमंत्री का ये निर्देश है कि पाठ्यक्रम में भगवत गीता को, रामायण को शामिल किया जाए, ताकि जो हमारे छोटे बच्चे हैं जब तक वो बड़े होंगे तब तक वो अपने अध्यात्म से जुड़े होंगे, अपना जो पौराणिक जो कहानियां हैं उससे जुड़े होंगे, वो श्लोक जानते होंगे, उनका अर्थ जानते होंगे। और ऐसे में बच्चों को अध्यात्म से जोड़ने की ये नई पहल है और सनातन धर्म से जोड़ने की नई पहल है। और यही कारण है कि आज से इसकी शुरुआत भी हो चुकी है। तमाम जो सरकारी या शासकीय विद्यालय हैं वहां पर प्रार्थना के बाद श्लोक उनको बच्चों को पढ़ाए गए हैं, उसका अर्थ समझाया गया है। उसके साथ साथ ये भी कहा गया है कि हफ्ते के अंदर हर दिन आप उन्हें श्लोक समझाएंगे, भगवत गीता पढ़ाएंगे और हफ्ते के अंदर एक फीडबैक भी लेंगे कि बच्चे उसे कितना समझ रहे हैं। ऐसे में इसको पाठ्यक्रम में शामिल किया गया है और हर दिन ये जो तमाम स्कूल्स हैं वहां पर बच्चों को पढ़ाते हुए जो शिक्षक हैं वो नजर आने वाले हैं। बिल्कुल शुभांगी, क्योंकि देखिए अगर भागवत गीता की बात करें तो श्रीमद् भागवत गीता में तमाम वो चीज़ें हैं जो कि रूबरू कराती हैं। आप कितनी भी परेशानी में हो, हर एक चीज़ का तोड़ श्रीमद् भागवत गीता में है। ऐसे में छात्रों को प्रोत्साहित करने में ये सफल रहेगा, उनको अपने जीवन में किस तरीके से आगे संघर्ष करना है, किस तरीके से आगे बढ़ना है, ये एक अच्छी पहल के रूप में।
बिल्कुल देखिए, इसका मेन उद्देश्य यही है कि बच्चों के बीच जब श्लोक को पढ़ाया जाएगा, उन्हें समझाया जाएगा, उन्हें बताया जाएगा कि भगवत गीता में किस तरीके की बातें लिखी हुई हैं। ये खासकर इसीलिए है कि बच्चे उसको अपने आने वाले जीवन में कहीं ना कहीं हर दिन में उसको शामिल कर सके। किस तरीके से, क्योंकि ये पढ़ना केवल एक किताब नहीं है, बल्कि उसको आप अपने व्यक्तित्व में किस तरीके से शामिल कर सकते हैं, आप अपने नेचर में उसे किस तरीके से शामिल कर सकते हैं, आप अपने जीवन में आने वाली चुनौतियों से कैसे निपट सकते हैं, आप कैसे अपने मन को शांत रख सकते हैं, आप कैसे जो बड़ी बड़ी चुनौतियों का सामना आपको अपने जीवन में करना होता है, कैसे आप उसको शांति से उसका निपटारा कर सकते हैं, आप अपने व्यक्तित्व में कैसे बदलाव ला सकते हैं, इन तमाम चीजों पर भी बातचीत होगी और इससे कहीं ना कहीं व्यक्तित्व में जरूर असर पड़ता है। और यही कारण है कि इस बार ये फैसला लिया गया कि बच्चों के पाठ्यक्रम में इसको भी शामिल किया जाएगा। प्रार्थना के बाद बच्चों को श्लोक पढ़ाई जाएंगे, भगवत गीता पढ़ाई जाएगी, उनके पाठ्यक्रम में रामायण भी शामिल की जाएगी, ताकि बच्चों को सबसे पहले तो अपने इतिहास का पता हो, उनको पता हो कि किस तरीके का हमारा सनातन धर्म है, किस तरीके से हमें अपने जीवन के अंदर भगवत गीता में लिखी हुई जो बातें हैं उसको शामिल करना है और कहीं ना कहीं उससे जीवन में सुधार आता हुआ भी नजर आएगा। और यही कारण है कि अब आज से इसकी शुरुआत जो है प्रदेश के अंदर कर दी गई है। बिल्कुल शुभांगी, हमारे साथ बनी रही है, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। और खबरों में आगे बात करते हैं, सीएम पुष्कर सिंह धामी हाल ही में कॉर्बेट टाइगर रिजर्व दौरे पर गए थे और इस दौरान मुख्यमंत्री की सुरक्षा में बड़ी चूक का मामला भी सामने आया था। इस मामले में अब जांच पूरी हो गई है, 3 कर्मचारियों पर गाज गिरी है। मामले में 3 कर्मचारियों को फिलहाल सस्पेंड कर दिया गया है। बता दें कि जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में भ्रमण के दौरान सीएम पुष्कर सिंह धामी की सुरक्षा में चूक हुई थी, जिसके बाद 3 कर्मचारियों को निलंबित कर दिया गया है और मामले में कार्रवाई करते हुए वाहन चालक को भी फिलहाल निलंबित कर दिया गया था। पीसीसीएफ और यहां पर वाइल्ड लाइफ रंजन कुमार मिश्रा ने भी जानकारी देते हुए ये बताया कि मुख्यमंत्री की सुरक्षा में चूक के इस पूरे मामले पर फिलहाल जांच पूरी हो गई है। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारी सहयोगी शुभांगी हमारे साथ में लगातार बनी है। शुभांगी, क्योंकि देखिए मुख्यमंत्री की सुरक्षा में एक बड़ी चूक हमने देखी थी, ऐसे में एक बड़ी कार्रवाई की गई है, यानी कि कुल मिलाकर निलंबन की कार्रवाई यहां पर देखने को मिली है। बिल्कुल देखिए, हमने देखा था कि हाल ही में जब मुख्यमंत्री कॉर्बेट टाइगर रिजर्व पहुंचे थे, उसके बाद ये खुलासा हुआ था कि जिस जिप्सी में वो सवार थे उसकी फिटनेस 5 साल पहले ही खत्म हो चुकी थी, यानी कि उसका सेफ्टी ऑडिट उसके बाद से हुआ ही नहीं, जिसके बाद से पूरे वन महकमे में हड़कंप मच गया था। और उसके बाद पीसीसीएफ रंजन मिश्रा को ये जांच करने के निर्देश दिए गए थे और ये जांच जब पूरी हुई तो ये पाया गया कि इसमें लापरवाही बढ़ती गई। हालांकि जांच से पहले भी ये बात साफ थी कि इस पर लापरवाही बढ़ती गई और सूबे के मुखिया, प्रदेश के मुखिया, उनको ऐसी गाड़ी में सवार कर दिया गया जिसकी फिटनेस 5 साल पहले खत्म हो चुकी थी। ऐसे में रंजन मिश्रा ने जब जांच की तो जांच के दौरान ही पहले तो जो वाहन चालक है उसको निलंबित कर दिया गया और उसके बाद अब 3 बड़े अधिकारियों पर कार्रवाई होती हुई नजर आई है, गाज गिरी है, जिसमें अगर मैं बताऊं तो इसमें वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी हैं, इसमें प्रशासनिक अधिकारी हैं और एक प्रधान सहायक है। इन तीनों पर गाज गिरी है और इनको निलंबित कर दिया गया है। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके की लापरवाही या चूक सुरक्षा में हुई है, वो भी सीएम के, मुख्यमंत्री अगर कहीं पर जा रहे हैं तो ये बहुत महत्वपूर्ण होता है कि पहले तो विभाग, उस विभाग के मंत्री, उस विभाग के अधिकारी और जहां पर भी वो जा रहे हैं पहले तमाम व्यवस्थाओं को चेक करें कि क्या वहां पर मुख्यमंत्री को बुलाना सेफ है, क्योंकि वो सूबे के मुख्यमंत्री हैं और उनकी सुरक्षा प्राथमिकता होनी चाहिए। लेकिन इस बार जो मामला आया उसमें जिस तरीके से ऐसी गाड़ी में उनको सवार कर दिया गया जिसकी फिटनेस 5 साल पहले खत्म हो चुकी थी, कहीं ना कहीं ये गंभीर है। मुख्यमंत्री ने भी इस पर नाराजगी जताई थी और अब 3 अधिकारियों पर गाज गिरती हुई नजर आई। बहुत बहुत शुक्रिया शुभांगी हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। खबरों में आगे बात करते दिल्ली की, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिले हैं सीएम पुष्कर सिंह धामी। ऐसे में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने की है शिष्टाचार भेंट, कार्तिक स्वामी मंदिर का प्रतिरूप भेंट किया है। उत्तराखंड के अलग अलग उत्पाद भी यहां पर भेंट किए गए हैं। सीएम धामी ने प्रधानमंत्री से अनुरोध किया है, हरिद्वार ऋषिकेश गंगा कॉरिडोर को लेकर अनुरोध किया गया है। चंपावत में शारदा कॉरिडोर को लेकर भी उन्होंने इसको लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के समक्ष अपनी बात रखी है। वही वित्तीय मदद के लिए भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अनुरोध किया है। नंदा राजजात यात्रा के लिए भी सीएम ने यहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अनुरोध किया है। केंद्र से 400 करोड़ रुपए की मदद का भी अनुरोध किया गया है। हरिद्वार महाकुंभ 2027 को लेकर भी मांगी है सहायता। केंद्र से 3500 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता यहां पर मुख्यमंत्री की तरफ से मांगी गई है। जो लंबित बिजली परियोजनाएं हैं उसको लेकर भी मंजूरी मिले, ये भी मुख्यमंत्री की तरफ से जो बात है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने रखी गई है।
चलिए आगे बात करते हैं रुद्रपुर की, जहां पर 19 जुलाई को निवेश ग्राउंडिंग समारोह है और इस समारोह में मुख्य अतिथि के तौर पर पहुंचेंगे गृह मंत्री अमित शाह और इस समारोह में देश भर से निवेशक भी शामिल होंगे। निवेश करने वाले उद्यमियों से फीडबैक लिया जाएगा। रुद्रपुर स्टेडियम में होगा इस कार्यक्रम का भव्य आयोजन। तो इस समारोह में देश के अगर बात करें तो तमाम निवेशक भी हिस्सा लेंगे। निवेश करने वाले उद्यमियों से फीडबैक भी लिया जाएगा। रुद्रपुर स्टेडियम में भी इस कार्यक्रम का आयोजन होगा, जिसमें पहुंचेंगे गृह मंत्री अमित शाह। और आगे बात करते हैं ऑपरेशन कालनेमी पर। नीलेश आनंद भरने ने कहा है कि उत्तराखंड में ऑपरेशन कालनेमी जारी है, संदिग्धों की पहचान हो रही है। आईजी की तरफ से कहा गया है 1250 संदिग्धों से पूछताछ भी जारी है। नीलेश आनंद की तरफ से जानकारी भी दी गई है। ऐसे में आपको बता दें कि उत्तराखंड के आईजी नीलेश आनंद भरने का कहना है कि उत्तराखंड में धार्मिक और सांस्कृतिक पवित्रता बनाए रखने के लिए सीएम पुष्कर सिंह धामी ने निर्देश दिए हैं कि पुलिस ऑपरेशन कालनेमी चलाए। इसके साथ ही संदिग्धों की पहचान की जाए और सभी एसपी और एसएसपी को भी निर्देश दिए गए हैं कि वो ऐसे संदिग्धों की पहचान करें जो कि कांवड़ियों के वेश में लोगों को गुमराह करते हैं। ये असामाजिक तत्व खतरा पैदा नहीं कर सके, इसको लेकर भी या फिर किसी भी तरीके से कोई भी ऐसी सांप्रदायिक सौहार्द को बिगाड़ नहीं सके, इसको ध्यान में रखते हुए उत्तराखंड पुलिस संदिग्धों से पूछताछ करने के लिए लगातार सत्यापन अभियान भी चला रही है। फिलहाल पुलिस ने 1250 संदिग्धों से पूछताछ की है। जो है उत्तराखंड राज्य की धार्मिक व सांस्कृतिक पवित्रता बनाए रखने के लिए आस्था के साथ जो कावड़ यात्रा शुरू हुई है, जिसमें उत्तराखंड पुलिस द्वारा श्रद्धालुओं की सुरक्षा की पूरी और ध्यान दिया जा रहा। इसमें माननीय मुख्यमंत्री उत्तराखंड सरकार श्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा निर्देश दिए गए कि जो है ऑपरेशन कालनेमी पुलिस द्वारा चलाया जाए। इसके साथ जो है संदिग्धों की जो है वो व्यक्तियों की पहचान की जाए। और इसके अलावा भी जो है कलियर में ऐसे व्यक्ति देखे गए हैं जो कि अन्य धर्मों से थे, लेकिन जो है वो कावड़ियों के भेष धारण किए हुए थे। तो ऐसे तमाम लोगों के ऊपर जो है उत्तराखंड पुलिस लगातार नजर बनाए हुए है, कार्रवाई कर रही है, जो कि जो है कावड़ का भेष धारण कर जो है पूरा सांप्रदायिक सौहार्द और आंतरिक जो है यहाँ का माहौल बिगाड़ सकते हैं। तो पुलिस इसमें पूरी तरह जो है प्रतिबद्ध है, आंतरिक सुरक्षा को लेकर और जो है आस्था को लेकर भी। तो चलिए आगे बात करते हैं। नैनीताल हाईकोर्ट ने पंचायत चुनाव में 2 जगह वोटर होने वाले लोगों के पंचायत चुनाव लड़ने पर रोक लगाने वाले आदेश को बरकरार रखा है। निर्वाचन आयोग ने इस आदेश के खिलाफ हाईकोर्ट में रिव्यू पिटीशन फाइल की थी, जिस पर की कोर्ट ने आयोग को कोई राहत नहीं दी है। वहीं पूर्व सीएम हरीश रावत ने राज्य निर्वाचन आयोग पर निशाना साधते हुए कहा है कि आयोग सरकार के दबाव में तोते की तरह काम कर रहा है। वहीं बीजेपी ने हरीश रावत के आरोप को गलत बताया है। रिपोर्ट देखिए। राज्य निर्वाचन आयोग पर बरसे हरदा, सत्ता के चंगुल में फंसा बन गया तोता। हरीश रावत बोले फैसले लिए हास्यास्पद, बीजेपी ने आरोप को बताया गलत। नैनीताल हाई कोर्ट ने 11 जुलाई को एक याचिका पर सुनवाई करते हुए ऐसे प्रत्याशियों के त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव लड़ने पर रोक लगा दी थी जिनके नाम 2 जगह की मतदाता सूचियों में दर्ज हैं। कोर्ट के इस आदेश के खिलाफ राज्य निर्वाचन आयोग ने रिव्यू पिटीशन दायर किया था, जिस पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने अपने आदेश को बरकरार रखा है। कोर्ट ने कहा है कि पंचायती राज अधिनियम के अनुसार ही चुनाव कराए जाएं। कोर्ट के आदेश के बाद कांग्रेस ने राज्य निर्वाचन आयोग पर निशाना साधा है। वहीं पूर्व सीएम और वरिष्ठ नेता हरीश रावत ने मौन उपवास कर राज्य निर्वाचन आयोग पर सत्ता के दबाव में काम करने का आरोप लगाया है। हरीश रावत ने कहा है कि सत्ता के चंगुल में फंसा आयोग तोते की तरह काम कर रहा है। हरदा का कहना है कि निर्वाचन आयोग ने पंचायती राज एक्ट का खुला उल्लंघन किया, जिसके खिलाफ लोगों को कोर्ट की शरण लेनी पड़ी। हरीश रावत का कहना है कि टिहरी सहित कई जिलों में सेलेक्टिव तरीके से ऐसे पर्चों को वैध मान लिया गया है जहां उम्मीदवारों के नाम 2 जगह की वोटर लिस्ट में हैं। हरीश रावत ने कहा कि टिहरी जिला पंचायत की पूर्व अध्यक्ष सोना सजवाण सहित दर्जनों ऐसे उम्मीदवार हैं जिन्हें सत्ता के दबाव में निर्वाचन अधिकारी ने लाभ दिया है। दूसरी तरफ कांग्रेस के झुकाव वाले उम्मीदवारों के पर्चे बिना किसी कारण खारिज किए जाने का हरीश रावत ने आरोप लगाया है। हरदा ने पूछा है कि क्या आयोग अपनी इस गलती में सुधार करेगा। वहीं बीजेपी ने आयोग पर सत्ता के दबाव में काम करने के आरोप को पूरी तरह निराधार बताया है। हमारा एक्ट है 2016 का, हम बना करके गए हैं एक्ट। उस एक्ट की अवहेलना हो रही है, उसकी हत्या कर रहे हैं एक्ट की जो है। अरे चुनाव तो एक्ट के मुताबिक होंगे ना, राज्य के बना है एक्ट। और जो चुनाव आयोग है
उसका काम था उस एक्ट का अनुपालन करवाना, और वो भाजपा का लेखाकार और तोता बना हुआ है, वो उनकी भाषा बोल रहा है, इसलिए लोगों को माननीय न्यायालय के सम्मुख जाना पड़ा है। देखिए, चुनाव प्रक्रिया चल रही है, चुनाव डिक्लेयर हो गया है और हाई कोर्ट जिस तरह का स्टैंड लिए हुए, इससे स्पष्ट लग रहा है कि वो चुनाव को बाधित नहीं होने देना चाहते हैं। हाँ, ये ठीक है, किसी को लगेगा कि इस चुनाव में जो नियमावली बनी है या जिस प्रकार से चुनाव के अंदर जो भी निर्णय हुए हैं, उन निर्णयों को लेकर कोई अगर असंतुष्ट होगा तो स्वाभाविक बात है, कोर्ट के द्वार सबके लिए खुले रहते हैं। हाई कोर्ट के 2 जगह वोटर लिस्ट वाले लोगों के नामांकन को गलत ठहराने के आदेश के बाद निर्वाचन आयोग के इसमें रिव्यू पिटीशन डालने और कोर्ट से रिव्यू पिटीशन खारिज होने के बाद विपक्ष ने आयोग पर निशाना साधा है। विपक्ष पूछ रहा है कि नियम विरुद्ध तरीके से सत्ता समर्थित जिन लोगों के नामांकन को वैध ठहराया गया है, क्या अब उन्हें रद्द किया जाएगा? देखना होगा कि अब निर्वाचन आयोग ऐसे मामलों में क्या कार्रवाई करता है। देहरादून से संवाददाता शुभांगी भट्ट और दीपिका भंडारी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर। तो बीते दिन हरीश रावत ने प्रदेश की जनता से ये अपील की, 2017 में कांग्रेस खेलना है और 2027 की अगर बात करें तो ऐसे में जिसकी बात कांग्रेस को स्थायी राजधानी बनाया जाएगा, ये कांग्रेस की तरफ से कहा गया है। ऐसे में हरीश रावत के बयान पर पलटवार करते हुए बीजेपी के विधायक विनोद चमोली ने कहा, हरीश रावत ने बहुत अच्छा बयान दिया है, मैं भी चाहता हूं कि ऐसा ही हो जाए, लेकिन ऐसा कभी नहीं होने वाला है क्योंकि उनकी सत्ता कभी नहीं आएगी। विनोद चमोली ने कहा कि जब कांग्रेस सत्ता में रही तो वो गैरसैंण को इस दौरान ग्रीष्मकालीन राजधानी तक नहीं बना पाए। विनोद चमोली ने कहा कि उनको पता है कांग्रेस की सत्ता कभी नहीं आने वाली है। साथ ही विधायक ने यह भी कहा कि आने वाले समय में गैरसैंण को लेकर जो भी बड़ा निर्णय होगा वो बीजेपी पार्टी लेगी। बहुत अच्छा बयान दिया है और मैं भी चाहता हूँ ऐसा हो जाए, लेकिन ऐसा होने वाला है नहीं क्योंकि सरकार कभी आने वाली उनकी है नहीं। जब वो सरकार में रहे तब वो ग्रीष्मकालीन तक नहीं बना पाए। अब इसलिए बोलते हैं उनको मालूम हमने आना है, नहीं तो बोलने में क्या जा रहा है। लेकिन ये तय है कि आने वाले समय में कभी भी गैरसैंण के बारे में कोई बड़ा निर्णय होगा वो भारतीय जनता पार्टी। और अब चलिए आगे बात करते हैं नैनीताल की, जहां पर नैनीताल हाईकोर्ट ने पंचायत चुनाव में 2 जगह वोटर होने वाले लोगों के पंचायत चुनाव लड़ने पर रोक लगाने वाले आदेश को बरकरार रखा है। निर्वाचन आयोग ने इस आदेश के खिलाफ हाईकोर्ट में रिव्यू पिटीशन फाइल की थी, जिस पर की कोर्ट ने राहत नहीं दी है। तो वहीं पूर्व सीएम हरीश रावत ने राज्य निर्वाचन आयोग पर निशाना साधते हुए कहा है कि, तो आपको बता दें कि देखिए, आप खबरों में आगे बात करें, साथ ही ये भी जानकारी आपको दे दें कि प्रार्थना सभा में गूंजेगा अब गीता का ज्ञान, और ऐसे में मुख्यमंत्री की तरफ से भी आदेश दिए गए हैं। तो स्कूलों में अब श्रीमद् भागवत गीता के श्लोक जो हैं वो भी पढ़ाए जाएंगे, उनका सार समझाया जाएगा। चलिए आगे बात करते हैं, जहां पर नगर निगम देहरादून ने इस वर्ष हाउस टैक्स में बेहतर कार्य किया है। निगम आयुक्त नमामि बंसल ने बताया कि समय समय पर हाउस टैक्स की समीक्षा की जाती है, जिससे कि टैक्स की क्या वर्तमान स्थिति है, कितना राजस्व प्राप्त हुआ है, इसका आकलन देखा जाता है। बताया ये भी है कि प्रथम तिमाही में दिए गए लक्ष्य अनुसार नगर निगम देहरादून द्वारा 25% गृह कर की भी वसूली का लक्ष्य इस वित्तीय वर्ष में पा लिया है, और साथ ही पिछले वर्ष की पहली तिमाही में 43% अधिक की वसूली इस वर्ष की प्रथम तिमाही में की गई है, जिसमें करीब 22 करोड़ का राजस्व मिला है। साथ ही ये भी बताया कि जो भी बकायेदार हैं उन्हें नोटिस दिए जा रहे हैं। जो प्रॉपर्टी टैक्स कलेक्शन का कार्य है उसमें नगर निगम ने इस वित्तीय वर्ष में 75 करोड़ का लक्ष्य रखा है अपने लिए, और इस बार जो हमारा GIS सर्विस का डेटा कहता है उसमें कई हमारी संपत्तियां हैं लगभग 1,62,000 के करीब, जो कि अभी तक रजिस्टर नहीं हो पाई हैं। तो इनके रजिस्ट्रेशन पर भी नगर निगम लक्ष्य लेकर चल रहा है, और साथ ही साथ जो हमारा पहली तिमाही का कलेक्शन है वो लगभग 22 करोड़ 83 लाख के करीब हुआ है। और पहली तिमाही में क्योंकि अप्रैल के माह में छूट भी दी जाती रही है नगर निगम के स्तर से पारंपरिक रूप से, तो ये 20% की छूट के आधार पर लगभग हमने अपने क्वार्टरली टारगेट को एक्सीड किया है, और ये पिछले वित्तीय वर्ष की प्रथम तिमाही की तुलना में लगभग 43% अधिक है।
तो चलिए आगे बात करते हैं हल्द्वानी की, जहां पर नगर निगम क्षेत्र में लोग सार्वजनिक स्थानों पर कूड़ा डाल रहे हैं, जबकि नगर निगम द्वारा पूरे शहर में डोर टू डोर कूड़े के कलेक्शन की व्यवस्था लागू की गई है। नगर आयुक्त ऋचा सिंह की माने तो जागरूक करने के बाद भी लोग रात को छुपकर कई स्थानों पर कूड़ा डंप कर रहे हैं। नगर निगम अब उन स्थानों की सफाई करने के साथ साथ वहां पर सीसीटीवी कैमरा भी लगा रहा है। उन्होंने ये भी बताया कि मंडी बाईपास और चंबल पुल सहित शहर के कई ऐसे सार्वजनिक स्थान हैं जहां पर लोग रात को गाड़ियों से आकर कूड़ा डाल रहे हैं। इस प्रकार की शिकायतों के बाद नगर निगम द्वारा इन क्षेत्रों पर सीसीटीवी कैमरे भी लगा दिए गए हैं। नगर आयुक्त का कहना है कि अब अगर कोई कूड़ा डालता हुआ दिखाई दिया तो उसके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की जाएगी। उन्होंने लोगों से एक बार फिर से अपील की है कि अगर डोर टू डोर कूड़ा कलेक्शन की व्यवस्था है तो लोगों को उसी के अनुसार कूड़ा देना चाहिए। निगम की टीम काम कर रही है और हम बार बार कूड़ा उठाते हैं, लेकिन कुछ जो पॉकेट्स हैं, जैसे अगर हम कहें तो मंडी बाईपास है, चंबल पुल है, इन जगहों पे बार बार सफाई कराने के बाद लोग गाड़ियों से आते हैं और रात में कूड़ा डालते हैं। तो हमने कुछ स्थानों पर सीसी कैमरा भी अभी वर्तमान में लगा दिया है। उद्देश्य एक ही है इन स्थानों को चिन्हित करने का कि जो बड़े स्थान हैं, क्योंकि कूड़ा देखने के बाद लोग वहाँ लगातार कूड़ा डाल रहे हैं, तो इन पे सफाई का अभियान भी चलाया गया। कल मंडी बाईपास पे पूरा सफाई अभियान चलाया गया है, यहाँ प्लांटेशन भी किया जाएगा। देखिए, अगर कुछ सकारात्मक सोच हो तो आप कुछ भी अच्छा कर सकते हैं। ऐसा ही डोईवाला शहर के जागरूक लोगों ने किया। आपको बता दें कि नगर चौक पर काफी समय से गमले खाली पड़े थे। शहर के जागरूक लोगों ने खाली पड़े गमलों में शोभाधार पौधे लगाकर प्रकृति को संरक्षित करने का संकल्प लिया। समाज सेवी राजन गोयल ने कहा कि खाली पड़े गमले में पौधा लगाकर सदुपयोग करना बहुत ही सकारात्मक पहल है। अगर हर एक नागरिक ऐसी सोच के साथ में काम करेगा तो शहर स्वच्छ सुंदर बनाने के अलावा लोगों के लिए प्रेरणा पुंज भी यहाँ पर रहेगा। व्यापारी संस्कार भारती के अध्यक्ष ईश्वर चंद अग्रवाल ने कहा कि हमें नियमित पौधारोपण करना चाहिए। जैसे कि आप देख रहे हैं कि नगर पालिका द्वारा काफी समय से वृक्षारोपण किया जा रहा है और अब 16 जुलाई को भी हरियाणा पर्व के अवसर पर काफी बड़े स्तर पर वृक्षारोपण किया जाना है। उसी क्रम में काफी दिनों से गमला यहाँ पे खाली था, तो अभी समाज के सभी लोगों द्वारा इसको इंगित किया जा रहा था, तो आज सभी पत्रकार महोदय द्वारा और आम जनमानस के सहयोग से यहाँ पे वृक्षारोपण किया गया। जैसे आपको सब लोगों को पता है कि हमारा जो उत्तराखंड का लोक पर्व है 16 तारीख से जो स्टार्ट हो रहा है हरेला, उसको एक पूरे उत्तराखंड के अंदर एक संदेश देने के लिए, पर्यावरण संवर्धन के लिए हम लोगों ने आज सब लोगों ने मिलके जो है यहाँ पे ये चौक पे जो है ये पौधा लगाया। इससे एक मैसेज जाएगा पूरे उत्तराखंड के अंदर और हम सब लोगों से अपील भी करते हैं कि 16 तारीख को जो हमारा उत्तराखंड का लोक पर्व है जो पूरे प्रदेश के अंदर मनाया जाएगा, इसमें माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक ये भी रखा है कि हम लोगों ने 1 लाख पौधे लगा के एक रिकॉर्ड भी बना। तो उधर मुख्यमंत्री के ड्रग्स फ्री उत्तराखंड अभियान के तहत भारी बारिश के बीच देहरादून एसएसपी ने खुद ग्राउंड जीरो पर उतरे हैं और उन्होंने कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत मद्रासी कॉलोनी और इसके अलावा पटेल नगर क्षेत्र अंतर्गत ब्रह्मपुरी में पुलिस की अचानक से चेकिंग का जायजा उन्होंने लिया और इस दौरान एसएसपी देहरादून द्वारा पुलिस बल के साथ में मद्रासी कॉलोनी ब्रह्मपुरी क्षेत्र का भ्रमण कर नशा तस्करों के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई के लिए भी अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं। साथ ही मलिन बस्तियों थाना क्षेत्र में सुनसान स्थान खंडरों जो ऐसी जगह हैं वहां पर नशा करने वाले और साथ ही मादक पदार्थों की तस्करी में लिप्त आरोपियों की धरपकड़ के लिए भी नियमित रूप से चेकिंग अभियान चलाने के निर्देश दिए हैं। साथ ही इससे पहले भी मादक पदार्थों की तस्करी में जो लिप्त रहे हैं नशा तस्करों की गतिविधियों पर सतर्क दृष्टि बनाए रखने के साथ यहां पर नशे के काले कारोबार में सक्रिय जो आरोपी हैं उनको चिन्हित कर उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई करते हुए उनकी अवैध संपत्ति को भी चिन्हित करने के निर्देश दिए गए हैं। उधर मानसून की दस्तक के बाद से ही उत्तराखंड के मैदानी और पहाड़ी इलाकों में बारिश आफत बनकर बरस रही है। एक तरफ पहाड़ी क्षेत्रों में बारिश के चलते लैंडस्लाइड की घटनाएं सामने आ रही हैं, जिससे कि कई रास्ते पूरे तरीके से बाधित हुए हैं। तो वहीं मैदानों में भी भारी बारिश के चलते वाटर लॉकिंग की समस्या अब सामने आ रही है। हालांकि इस साल मानसून सीजन के दौरान अब तक पिछले साल की अपेक्षा नुकसान कम हुआ है, लेकिन आने वाले दिनों में मुश्किलें और भी ज्यादा बढ़ सकती हैं। उत्तराखंड में इस साल मानसून की दस्तक के बाद से ही पहाड़ी और मैदानी क्षेत्रों में लगातार अच्छी बारिश देखने को मिल रही है, जिसकी वजह से पर्वतीय क्षेत्र में लैंडस्लाइड की घटनाएं भी सामने आ रही हैं, जिसकी वजह से अब भी कई मार्ग बंद हैं जिन्हें खोलने का काम किया जा रहा है। प्रदेश में भारी बारिश की वजह से अब तक 24 लोगों की
मौत की खबर सामने आई है, जबकि 8 लोग अभी भी लापता बताए जा रहे हैं, जिनकी तलाश की जा रही है। वहीं अब तक हुए नुकसान के बीच उत्तराखंड में भारी बारिश से राहत मिलती हुई फिलहाल दिख रही है। 13 जुलाई तक हुई बारिश के चलते प्रदेश के मैदानी इलाकों में तापमान में काफ़ी गिरावट भी दर्ज की गई है, यानी कि गर्मी और उमस से जरूर राहत मिली है, लेकिन आने वाले एक हफ्ते तक प्रदेश में मौसम जो है वो शुष्क रहने की भी संभावना जताई गई है। इसके साथ ही मैदानी इलाकों में उमस भरी गर्मी लोगों को परेशान जरूर कर सकती है। हालांकि मौसम विभाग की माने तो 19 जुलाई के बाद पूरे प्रदेश में बारिश एक बार फिर से लोगों की मुश्किलें बढ़ा सकती है, क्योंकि 19 जुलाई के बाद प्रदेश में कई दिनों तक बारिश तांडव मचा सकती है। और अभी तक जुलाई में भी नॉर्मली रेन है, और पीछे जो सीजन की देखें तो वो भी विद इन नॉर्मल है। आगे जो एक्टिविटी है अभी 3 से 4 दिन में कहूँगा बहुत ज़्यादा एक्टिविटीज़ नहीं है। फिर भी अनेक जगहों में हल्की मध्यम तक की बारिश तो मिलेंगी। हाँ, ये कि जो वेरी हैवी रेंस है उसका ज़्यादा संभावना है, दिखता नहीं है। फिर भी एकाध दुक्का तो मिलेंगी, जैसे देहरादून है, नैनीताल है, बागेश्वर है। आज और कल के लिए उनमें एकाध दुक्का जगहों में हैवी रेंस के लिए रखा गया है। बाकी जगह वही है कि लाइट टू मॉडरेट रेंस है या इंटेंस स्पेल है, 2-3 सेंटीमीटर तक विद इन आवर्स मिल जाता है। तो इसी तरह की एक्टिविटी है, तो ऑलरेडी अच्छी रेन मिल रही है। देखिए, वर्तमान में स्थिति सामान्य है पूरे प्रदेश में। बरसात जो है लगातार हो रही है, छिटपुट नुकसान हो रहा है, इसकी भरपाई के लिए लगातार कार्रवाई की जा रही है। सड़कें हमारी अब तक 1300 के आसपास सड़कें बंद हुई हैं, जिसमें अधिकांश को खोला जा चुका है। वर्तमान में जो हमारे नेशनल हाईवे हैं, स्टेट हाईवे हैं और प्रमुख मार्ग चाहे जनपद को जोड़ने वाले या अन्य मार्ग जो है सारे के सारे खुले हुए हैं। कुछ सड़कें बंद हैं जिनकी संख्या लगभग 75 है, जिसमें 30 के आसपास PWD की सड़कें हैं। और इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए हिंदी खबर। नमस्कार।